काल्पनिक दुनिया ही मेरा घर है, वहीं से कहानियाँ सुनाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कशिश। कहानियाँ सुनाना पसंद है मुझे। आज विजय विनीत की लिखी मैं इश्क लिखूँ तुम बनारस समझना का पार्ट 2 इश्क है बनारस सुनाने जा रही हूँ। जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे हम। कि पंक्ति को कामयाब रिपोर्टर बनना था। मेरा सपना था प्रोत्साहित करने के लिए। एक रोज़ मैंने उसे एक कहानी सुनाई, उन दो बजों की कहानी जिन्हें आसमान छूने के लिए राजा ने ट्रेनर रखा था। एक बाज तो आसमान के कुलाचे भरता, लेकिन दूसरा थोड़ी देर उड़ता फिर उसी डाल पर बैठ जाता था जिस पेड़ के नीचे उसका घोंसला था। उस बाज को आसमान में उड़ने के लिए राजा ने बहुत जतन किए, पर कामयाब नहीं हुआ। सारे हकीम, वैद्य और बहेलिये फेल हो गए। राजा ने एक रोज़ दोनों बाजों को उड़ते देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने उस शख्स को राजमहल में बुलाकर सम्मानित करने का आदेश दिया जिसने काहिल बाज को आसमान में उड़ा दिया था। राजा ने उसे अशर्फियाँ दी। बाद में उस शख्स से बाज को उड़ाने की तरकीब पूछी। कंधे पर कुड़ारी रख उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं तो ठहरा गंवार, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने उस डाल को काट भर दिया जिस पर वह बैठ जाया करता था। दरअसल पेड़ की वह डाल ही काहिल बाज के लिए कंफर्ट जोन थी। डाल नहीं रही तो उसे भी दूसरे साथी के संग आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी। पंक्ति को मैं अक्सर समझाता था कि अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहती हो तो कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलो, आरामदायक जीवन का त्याग करो। कंफर्ट जोन का नशा ही ऐसा होता है जिसमें ज़िंदगी की ऊंची ऊंची उड़ानें दम तोड़ दिया करती हैं। मेरी यह बात पंक्ति के दिल में उतर गई। उसे खूब मेहनत की, कामयाब होती चली गई। कामयाब वी की उड़ान भरने के लिए उसे पंख मैंने दिए। इसी बीच उसके साथ की दूरियां ना जाने कब नज़दीकियों में बदल गई। इसकी चोट दिल में गहराई तक घूमने लगी थी। मनन चिंतन के बाद एक रोज़ मैंने राज खोला। पंक्ति को बताया मैं शादीशुदा हूँ। पंक्ति अवाक रह गई। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन यही सच था इसलिए उसे यकीन करना पड़ा। मेरी ज़िंदगी का राज जानने के बाद वह काफ़ी दिनों तक परेशान और बेचैन रही। मैंने उससे दूरी बना लेना चाहता था, लेकिन बनारसी इश्क में पंक्ति इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। हालांकि बाद में वो मेरी निजी ज़िंदगी में झांकने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। मैंने उसे नसीहत देना कि तुम सिर्फ काम में मन लगाओ, बेकार की बातों पर ध्यान ना दो। बरेली में मैं अकेला रहता था, पत्नी गांव में थी। आमतौर पर दफ्तर के साथी भी मुझे कुंवारा ही समझते थे। सिर्फ पंक्ति ही थी जो इस राज को जानती थी। मैं पंक्ति से अक्सर शिकायत करता कि आखिर वह क्यों झांकते रहना चाहती है मेरी ज़िंदगी में। तब उसका जवाब होता था, रहस्यों को बांटना भी अजीब रिश्ता होता है। एक अलग रिश्ते के कुछ रूप में संबंधी खड़ा हो जाता है, पाटीदार बनकर। यह मौन ओरिजिनल है। मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ है वह ना जाने इससे पहले कितनों के बीच रह चुका है। कैसे छोड़ दूँ तुमसे मोहब्बत करना। तुम किस्मत में ना सही दिल में तो हो। एक रोज़ उससे रेस्टोरेंट में खाना खाने की फरमाइश की। रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली था। वह जानती थी कि मुझे मिठाइयाँ पसंद हैं, साथ लेकर आई थी। मेरे साथ चिपक कर बैठ गई। शायद मेरे स्पर्श की ऊर्जा उसे मोहब्बत की चटक रंगों में रंग रही थी, हौले हौले बनारसी बना रही थी। मैंने उससे मेन्यू देकर खाने का ऑर्डर देने को कहा और खुद सिगरेट सुलगा ली। उसने सिगरेट को मेरे होठों से अलग कर दिया, ज़मीन पर फूंका और अपनी सैंडल के नीचे रख कर उसे रगड़ दिया। दूसरी सिगरेट निकालने को हुआ तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ? पंक्ति के चेहरे का भाव पढ़ने के लिए उसकी तरफ देखा, फिर सैंडल की कुचली हुई सिगरेट को उठाया, उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा, तुमने तो सबसे पहले अपना यही नाम बताया था ना, बिल्स। वह हंस दी, फिर बोली, बनारसी बाबू तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मन बेचैन रहता है। तुम शायद ऐसी स्लेट हो जिस पर बहुत कुछ लिखकर मिटाया जा चुका है, इसलिए हर वक्त पढ़ने की कोशिश करती रहती हूँ तुम्हें। कुछ स्थिर लिखा हो तब तो पढ़ूं। तब मैं खामोश, शांत और गंभीर हो जाता।
पंक्ति का सर्वप्रिय संबोधन था रसिया या फिर बनारसिया। वो अक्सर मुझे चिढ़ाया करती, तुम्हारे बनारस की गलियों से ज़्यादा घजिन और घुंघराले हैं मेरे बाल। इन बालों में एक बार उलझ कर तो देखो, बनारस की तंग गलियों और लखनऊ की भूल भुलैया से निकल जाओगे, लेकिन मेरी घनेरी जुल्फ़ों में भटक जाओगे तो तुम बनारस ढूंढना कठिन हो जाएगा। समझे बनारसी बाबू, जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ तो बनारसी तासीर का अंदाज कुछ आसानी से हो जाता है, चाहे वो 80 हो या लंका हो या फिर बीएचयू का पीएमसी चौराया। गोदौलिया और चौक की हलचल हमें साफ साफ दिखती है। मैं पंक्ति को चिढ़ाते हुए रिमार्क देता, मेरे लिए तो तुम साक्षात बनारस हो। तुम्हारी आंखों में वो अक्ष छलकता है जिसमें पता चलता है कि बनारस में तुमने हर युग में यात्रा की है, चाहे वो द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, सतयुग रहा हो या फिर कलयुग। तुम्हारी आंखों में झांकता हूँ, शायद तभी दिखता है असली बनारस। फिर वो सवाल करती, आखिर क्यों झांकते हो मेरी आंखों में? तब मेरा जवाब होता, कमबख्त, तुम्हारी आंखें हैं या जहर की प्याली, तीर कटार बरछी भाले की तरह। आंखें तो माशा अल्लाह बहुत नशीली हैं, शायद इसीलिए लोग तुम्हारी आंखों पर लट्टू रहते हैं। यह सुनकर वह हंस दिया करती थी, कहती, आंखों का आकर्षण चीज़ ही ऐसी है जो कहीं भी मुझे चुप नहीं बैठने देती, इसलिए हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। ये निगोड़ी आंखें जहाँ भी जाती हैं हजारों को न्योता देने लगती हैं। अच्छा नहीं लगता, पर जानती हूँ कि ना जाने कितनी नज़रें मेरे कपोलों को स्पर्श किया करती होंगी। पंक्ति को खुश करने के लिए मैं यदा कदा उसकी सुंदरता की तारीफ भी कर दिया करता। तुम सचमुच अच्छी लगती हो, इसलिए कि तुम सरल और सौम्य हो। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी बातें यकीनन मीठी होती हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट में, रुदन में, हंसी में बनारसी आबो हवा का एहसास होता है। तुम्हारा कहे काहे लगाना और मचलना उस बनारस से रूबरू कराती हैं जिसे समझना पाना ना रसियों के बस में है ना बनारसियों के। तब वो खिलखिला कर हंसने लगती और गुनगुनाने लगती, मैं इस किलकूँ तुम बनारस समझना। खाली वक्त में जब भी सिगरेट सुलगाता तो सामने पंक्ति होती, मैं चुपचाप उसे ही देखता रहता। तब वो ऊब कर कहती, सिगरेट के साथ क्या मुझे भी पी जाओगे? फिर वो हंस देती, पंक्ति, काश मैं पी सकता, पर यह तुम्हारी नशीली आंखें। तब लाश से उसका चेहरा सुर्ख हो जाता और उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। फिर वो अपनी उंगलियों के कपोलों को ढक देती, मुस्कुराते हुए कहती, बनारसिया हो, तुम्हारा क्या भरोसा, हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता, इश्क होता है तो सिर्फ रसिया से। फिर वो अपनी आंखों का कैमरा उतारती और कहती, देखो ना, हमारी आंखें भी नदी की तरह हैं। तुम रूठते हो तो झलक उठती हैं। पहले जब सिगरेट पीते थे तब मुझे घिन आती थी, अब तुम खामोश होकर सिगरेट का कश खींचते हो तो और हसीन दिखते हो। तुम जानते हो क्यों? तुम्हारी खामोशियाँ हमें शायरी सिखाती हैं, असली ज़िंदगी जीने की सीख देती हैं। जो भी आंखें देखती हैं वो कभी भूलती ही नहीं। तब मैं उसे समझाता, दुनिया में कोई भी जज्बा जब हद से बढ़ जाए तो नुकसान देने लगता है, चाहे वो इश्क ही क्यों ना हो। बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। हर कोई जानना चाहेगा तुम्हारी हमारी कहानी का सच, लेकिन याद रखना, ज़िंदगी में ढेरों सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब नहीं होते। हर सवाल का जवाब ढूंढना पड़ता है। अखबार के दफ्तर में तो हम रोज़ ही मिलते हैं, एक दूसरे से बातें साझा करते थे, मगर पंक्ति से मेरा वैसा संबंध नहीं था जिसे प्रणय कहा जा सके। हम दोस्त थे या फिर एनर्जेटिक टैबलेट या फिर मसाजर जिससे दर्द में आराम नहीं, पर आराम का एहसास ज़रूर होता है। पंक्ति कुछ भी कहती थी साफ गोई से कहती थी, ना कोई छल ना फरेब। वो असल कहती, तुमसे मिलती हूँ तो मन में एक गुदगुदी सी होने लगती है। अव्वल तो समझ में ही नहीं आता कि तुम सचमुच रसिया हो या बनारसिया। अबूझ पहेली की तरह हो तुम, गजब तिलिस्म है
बनारसी इसका। कभी अजब लगते हो तो कभी गजब लगते हो, कभी दोस्त नज़र आते हो तो कभी प्रियतम। तुम्हारे अंदर परत दर परत नजर आता है तिलिस्म। कभी आशिकी में जीते हो तो कभी इश्क की हदों को पार कर जाने चाहते हो। समझ में ही नहीं आता कि तुम क्या हो, तुम कोई मामूली इंसान हो या शख्सियत। कभी हंसते हो कभी रुलाते हो। जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए मेरे लिए तुम जोखिम भी हो और चैलेंज भी। यकीनन जब भी तुम्हारे से मिलती हूँ तो दिल में उतर जाते हो। दफ्तर में एक रोज़ हसीन सी लड़की आई रिसेप्शनिस्ट बनकर। बला की खूबसूरत थी। वह दफ्तर से बाहर निकला तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। पंक्ति घात लगाए रहती थी। मेरे सामने रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराती तो वह जल भुन जाती, चेहरा तमतमा हो जाता, हथेलियाँ काँपने लगती। कहती, उसके रंग रूप में इतनी ही खूबसूरत है तो उसे ही लगा लो गले। पंक्ति की बात सुनता और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता। पंक्ति को छेड़ना होता तब रिसेप्शनिस्ट के हुस्न की तारीफ शुरू कर देता। गजब की खूबसूरत है वो, फिर क्यों नहीं चले जाते उसके साथ, तुम्हें अच्छी तरह से लपेट लेगी वो। मैं कहता, चाहने और देखने में फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि तुम फिसलने लगे हो। मुझसे सुंदर है, शायद इसलिए रिसेप्शनिस्ट को चाहने लगे हो। हमें तो लगता है कि तुम्हारे दिमाग में लड़कियों को देखने का जादुई बटन है। खूबसूरत बलाओं को देखते ही खुद ब खुद खुल जाती है जादुई बटन। पंक्ति ने चिढ़ाते कहा, अकल अगर छोटी हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। पंक्ति चुप हो गई और मैं विचार में खो गया। यह एहसास और पुख्ता हुआ कि रूठना हर स्त्री का 17वां श्रृंगार होता है। उसके बगैर वो शायद खुद को अधूरा महसूस करती है। पंक्ति अक्सर कहा करती थी, दूसरी लड़कियों की तरह मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए। मैं किसी विवाहित व्यक्ति से प्रेम तो कर सकती हूँ पर पाने की चाहत कतई नहीं रखती। मैं जानती हूँ कि प्रेम का आगाज जितना जादुई होता है, निभा करना उतना ही कठिन। परिभाषित रूप से तुम मेरे कुछ नहीं हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमेशा बने रहोगे। मैं सवाल किया, ये कैसा इश्क, ये कैसी मोहब्बत जिसका कोई नाम ही ना हो। तुम्हारे रास्ते अलग हैं और मेरे अलग। तब पंक्ति ने कहा, माना कि जया जय नहीं, तुमसे बेपनाह इश्क करना, मगर तुम अच्छे लगते हो, ठान लिया ये गुनाह करना। मैं वैसे भी इश्क में मती ना मारी जाए तो समझो इश्क नहीं, वहम हुआ है। मेरे लिए इश्क नहीं, पाप है, ऐसा पाप जो गंगा में डुबकी लगाने से भी नहीं धुला सकता, जिसकी सज़ा भोगकर ही मुक्ति मिल सकती है। मैंने जीवन दर्शन झगड़ते हुए कहा, मेरी सोच तुमसे जुदा है बनारसी बाबू। दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, औरत और मर्द का रिश्ता, जो जिस्म से शुरू होकर जिन्स पर ही ख़त्म होता है। अब तुम मेरे लिए एक व्यसना हो, एक नशा हो, एक सिगरेट हो। वह सिगरेट जिसे तुम खुश होने पर सुलगा लेते हो, दुखी होने पर सुलगा लेते हो, खबरों में दर्द उखेड़ने के लिए जला लेते हो। सिगरेट की तरह तुम्हें छोड़ने में अब मुझे भी बेचैनी महसूस होती है। तुम सिगरेट नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ये निकोटीन मेरे खून में घुल गई है। चाय में जैसे निकोटीन होती है उसी तरह सिगरेट में होती है, और यह दोनों एक ही होती हैं। तलब तभी होती है जब खून इसकी डिमांड करता है। एक रोज़ पंक्ति दफ्तर आई और उसका चेहरा दमक रहा था। मैंने खुश होने की वजह पूछा तो वह मुस्कुरा भर दी। बोली, मुझे मुंबई शहर बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो घुमाने? अपने टिकट के पैसे तो मैं ही दूंगी। मैं अपने मेरे बोझ जैसा हल्का करना चाहा। उसने बात जारी रखी। मैंने मना कर दिया, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। तमाम ऊंच नीच समझ की कोशिश की, पर उसने यहाँ तक कह दिया, तुम्हारे साथ बेड शेयर करने पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस मुझे ले चलो अपने साथ। घूमना चाहती हूँ और पढ़ना भी चाहती हूँ तुम्हें। मैं हैरान था, अवाक था, क्या जवाब दूँ। यह तो हर सीमा लांघने का न्योता दे रही है। मेरी हालात माँ सीता वाली हो रही थी। रावण रूपी नव यौवन सामने थी और
शब्द जाल के साथ माया जाल भी फैला रही थी। कुछ नहीं सूझा तो फिर सिगरेट सुलगा ली। अपनी जिद पर अड़ी पंक्ति ने कहा, अब मैं तुमसे सिगरेट नहीं छीनना चाहती। मुझे यकीन हो गया है कि सिगरेट की यह लत, यह आदत कलेजे को जला देती है, लेकिन धुएं का मुगलता गजब का सुकून देता है। जिंदा रहने से अधिक सुकून मन में खुश फहमी भरने का सुकून। शायद नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुमसे मिलकर मैं समूचा बनारस घूम लेती हूँ। अब समझने लगी हूँ बनारस को और बनारसी इश्क को। ऐसा इश्क जिसमें ना बरेली वाला झुमका नजर आता है, ना बांस बरेली की हलचल। बरेली का वो कोलाहल भी फीका नजर आता है जो बचपन में हमें अक्सर विभोर किया करता था। पंक्ति भले ही मेरी अच्छी दोस्त और राजदार थी, लेकिन उस मकान में नहीं आई थी जहाँ मैं किराए पर रहता था। मेरे मकान मालिक रेलवे विभाग में मुलाजिम थे, स्टेशन मास्टर थे, मुस्लिम थे। लोग उन्हें खान साहब के नाम से पुकारते थे। आगे के कमरे में मैं अपनी पत्नी, एक किशोर बेटा और 2 जवान बेटियों के साथ खुद रहते थे। एक बेटी बीए कर रही थी, दूसरी बीएमसी में थी। पीछे का कमरा मुझे किराए पर दे रखा था। उनके बच्चे मुझे सगे भाई की तरह मानते थे। मकान मालकिन को मेरे सिगरेट का एतराज़ नहीं था। कमरे देते समय ही हिदायत दे दिया था कि तुम कुछ भी करो मगर किसी लड़की के साथ नहीं लाओगे। फिर जिस रोज़ इस शर्त को तोड़ोगे मेरा घर तुम्हारा वह आखिरी दिन होगा। पंक्ति को यह सब पता था, फिर भी वह जिद पर अड़ी थी कि अपना कमरा दिखाओ, कैसे रहते हो, कैसे पढ़ते हो, लिखते हो। मैंने मकान मालकिन से बात की। उन्हें मेरी बात अटपटी लगी, पर उन्होंने एक बार बुलाने के लिए हामी भर दी। साथ ही वह भी हिदायत दी कि वो जब भी आएगी मेरे सामने बैठकर बात करेगी। मैं यह बात पंक्ति को बताई। वह खुश हुई, मेरे घर का पता ले लिया। एक रोज़ मेरे मकान मालिक की सास का इंतकाल हो गया। स्टेशन मास्टर की ससुराल पास में ही थी। रोता बिखरता पूरा परिवार मिट्टी में शामिल होने चला गया। मैं भी निकलने की तैयारी में था, तभी अचानक बेल बजी तो दरवाज़ा खोला। सामने पंक्ति खड़ी थी। सोचने लगा कि विधाता को इसी समय इसे यहाँ पटकना था। कहीं यह बाहर खड़ी होकर इसका इंतजार तो नहीं कर रही थी कि खान साहब का परिवार निकले और मैं टपक पड़ूं। मैं एकटक उसे देखता रहा। समझ में नहीं आया कि उससे घर में बैठने को कहूँ या मना कर दूँ कि बाद में आना। मुझे लगा कि तत्काल लौटाना अशिष्टता होगी। इशारा किया तो वह मेरे पीछे चली पड़ी, मगर उसकी आंखें मेरे मकान मालिक के परिजनों को तलाश रही थी, जिनके बारे मैंने उसे बहुत कुछ बता रखा था। वह सिर्फ मैं था और पंक्ति। मैंने दरवाज़ा का पलट जैसे ही बंद किया, तभी मेरे चेहरे पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। मैं कुछ सोच पड़ा। इससे पहले पंक्ति चीखने लगी, धोखेबाज, बदचलन, हर मर्द एक जैसे ही होते हैं। मुझे घिन आती है तुम्हारे झूठ पर, तुम्हारे फरेब पर। तुम वाकई मक्कार हो, असली बनारसी ढंग हो। घर में अकेले रहते हो, शायद इसीलिए बुलाया। मेरी इज्जत से खेलने का मकसद रखते हो। तुम्हारी नीयत में खोट है, दिमाग में गंदगी है, बस कीचड़ भरा है। तुम्हारी आंखें खूनी हैं जिस पर मैंने भरोसा किया। अब पुख्ता यकीन हो गया है कि तुम फरेबी हो। देखते कुछ हो, होते कुछ हो। शायद नटवरलाल के बड़े ठग हो, मक्कार हो तुम, छंदमाई हो। रंगों से भरा हुआ भला इंसान समझा था तुम्हें, मगर इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो तुम। रसा-तिरेक में अच्छा इंसान समझकर तुमसे अनाम रिश्ता बनाया था, ऐसा रिश्ता जिसे जीवन भर याद कर सकूं। वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली और आंसू बहाते हुए चली गई। उसकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। पंक्ति के दूसरे रूप को देखकर मैं बाग था। एक पल के लिए मैं नहीं समझ पाया कि वह वही पंक्ति है जो बेधड़क मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती थी, मेरे साथ दिल्ली मुंबई तक घूमने के लिए लालायित रहती थी, जो अक्सर यह बात भी करती थी कि ज़िंदगी में कहीं ना कोई समझौता तो करना ही पड़ता है। बड़ी उपलब्धियों की कीमत तो अदा करनी ही है। अचानक हुई घटना से आंखें छलछला उठी। मैं अवाक था कि पंक्ति अचानक बदल कैसे गई। आखिर उसने सच
जानने की कोशिश क्यों नहीं की। मन इतना आहत हुआ कि मकान मालिक की सास की मिट्टी में शामिल नहीं हो सका। कई रोज खाना ढंग से नहीं खाया, कुछ बोलने पर ओंठ थरथराने लगते थे। खुद को कमरे में कैद कर रखा था। तीजा के बाद मकान मालिक की फैमिली लौटी। मैं बुखार से तप रहा था। मेरी आंखों में आंसुओं के धुंध में मकान मालिक की बेटियों भी गमगीन थी। उन्होंने डॉक्टर के पास चलने के लिए बहुत जिद की, पर मैं राजी नहीं हुआ। तीजा के अगले दिन रक्षाबंधन भी थी। मुझे टूटा हुआ देखकर मकान मालिक की बेटियां भी दुखी थीं। दोनों ने मुझे राखी बांधी और आंसू बहते हुए मेरे कमरे से बाहर चली गईं। उन्हें यह बात समझते देर न लगी कि कोई बड़ी बात हुई है, वरना आतंकवादियों के म्यान में घुसकर रिपोर्टिंग करने वाला माफिया गुंडों से भिड़ने वाला शख्स इतना कमजोर कैसे हो सकता है, यूं ही नहीं टूट सकता है। मकान मालिक की दोनों बेटियां अक्सर कहा करती थी, भैया तुम तो आतंकवादियों की गोलियों के बीच रिपोर्टिंग करते हो, कितने बहादुर हो, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम तो वाकई समाज के लिए बड़े आइकन हो। पथरीली दीवारों की कैद से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता सूझा कि हमेशा के लिए बरेली छोड़ दें, वो शहर जिसमें हमारी तमाम यादें बसी थीं। सोचने लगा, इमोशन से क्या होता है, किराएदारों का अपना कोई शहर नहीं होता। मुझे कई बड़े अखबारों के ऑफर थे, मैंने तत्काल हामी भर दी। इस्तीफा दिया तो पूरी शहर को पता चल गया। पंक्ति को भी बहुत लोग आए विदा करने, मगर पंक्ति नहीं आई भी तो तब जब मैं शहर छोड़ चुका था। वहाँ कुछ था तो सिर्फ खाली कमरा और जमीन पर गिरा आंसू की धुंधली होती बूंदें। मकान मालिक की बेटियों ने पंक्ति को बताया, हम लोग तो नानी की मिट्टी में शामिल होने चले गए थे। भैया को ना जाने क्या हुआ, अचानक ठट बन गए, जैसे तैसे शरीर में जान भी आई तो शहर को ही अलविदा कह दिया। मेरे शहर छोड़ने का अगर सबसे ज़्यादा विमोच था तो वह पंक्ति ही थी। मेरे कमरे की ड्यूटी पर बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही। जिस अखबार में मैं नौकरी करने गया था वहाँ भी उसके अनगिनत फ़ोन आए। शायद उसे अपनी गलती पर पछतावा था। मैंने ऑपरेटर को मना कर रखा था कि किसी पंक्ति का फ़ोन आए तो मना कर देना, कह देना दफ्तर में नहीं है, या फिर बता देना कि काम में व्यस्त है। कुछ दिनों बाद मुझे पंक्ति का खत मिला। खत क्या था, खून से लिखा गया माफ़ीनामा था। दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है हमने, शायद माफ़ी के काबिल भी नहीं। एक बार मेरे जिस्म के ट्रेनर ने अकेले पाकर मुझे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तुमने जब अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मेरे जहन में उस खूंखार ट्रेनर का चेहरा कैद गया। आंदोलित होकर आपा खो बैठी, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठी। मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं है, जानते हुए कि तुम मेरे नहीं हो सकते, फिर भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता है। तुम्हारे जाने के बाद पता चला है कि कदम कदम पर इम्तिहान लेती है जिंदगी, बन गई है जो कराहती हुई चलती है। लगता है कि शायद मेरे स्वभाव में ही विष है, ऐसा विष जो तुम्हारे प्यार के गीत को नहीं समझ सका, प्यार की शायरी नहीं समझ सका, बनारसी इश्क को भी नहीं समझ सका। तुमसे जुदा होने के बाद एहसास हुआ कि संचारी भाव की तरह होता है बनारसी इश्क। मुस्कुराने के लिए हमेशा खुशियाँ ढूंढता है बनारसी इश्क, हमेशा हंसाता है और हंसाता है बनारसी इश्क। मेले ठेले और कहे कहे लगता है बनारसी इश्क। अब समझ पाई हूँ कि बनारसी इश्क अब जुआरी की तरह होता है, जो हर सांस में सिर्फ जीतता हुआ दांव देखना चाहता है। सचमुच आसान नहीं है बनारसी इश्क को समझ पाना। कितना गर्व करती थी मैं मुझ पर और तुम्हारे उस इश्क पर, जिसमें ना झूठ का प्रलाप था, ना वासना थी। सूरज की तलखी और बेचैनी हवाओं के बीच तुम्हारे जाने में मन बहुत द्रवित है। अजब थी तुम्हारी अदा, हमें पता ही नहीं चला कि तुम कब समा गए मेरी सांसों में। अब एहसास हो रहा है कि तुम मेरे लिए क्या थे, एक लत थे, आदत थे, ज़रूरत थे और शायद ज़िंदगी भी बन गए थे। अजीब फलसफा है मेरी ज़िंदगी रंग बिरंगी दुनिया थी। गजब का बनारसी इश्क था। शायद नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। आज नहीं
तो कल लोगों को एहसास हो ही जाता है कि नसीब वालों को ही मिलता है बनारसी इश्क। दूरियां सिखा देती हैं नज़दीकियों की अहमियत। अब किस हक से मांगूं अपने हिस्से का हक तुमसे। हमें पता है कि तुम किसी और के कहीं और से मुसाफिर हो। तुम तो पहले भी मेरे नहीं थे और अब वक्त भी मेरा नहीं है। एक तो पहली बार इश्क हुआ, वो भी गलती से। अच्छी बात यह रही कि इश्क अच्छे इंसान से हुआ। इश्क रसिया में हुआ और बनारसिया से हुआ। मैंने तुम्हें हर्ट किया, फिर भी तुम खामोश रहे। जानती हूँ कि खामोश वही रहता है जो आपको खुद से ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। बरेली छोड़ने से पहले हमें यह बता गया कि तुम वो मुलाकात हो जिसे हम उम्र भर नहीं भुला पाएंगे। तुम्हारा इश्क ख्याल नहीं, वो हकीकत जो मेरे लिए अब एक ख्वाब बनकर रह गया है। जलती बुझती दिए की तरह हो गई है मेरी ज़िंदगी। हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम समुंदर हो, तुम्हारे बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है। अब मैंने खुद की अखबारी दुनिया से अलग कर लिया है। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे हर वक्त मृत्यु की अनुभूति होती रहती है। आखिर में बस मुझे इतना ही कहना है, गुजर तो जाएगी ज़िंदगी तेरे बगैर भी, लेकिन गुजर भी जाएगी ज़िंदगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। कैसा लगा आपको मैं इश्क लिखूं तो बनारस समझना का पार्ट 2 इश्क ए बनारस? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड वॉचिंग, और कमेंट में बता देना कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।